नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वेश्चन बैंक में। दोस्तों, मैं आज सामान्य अध्ययन विषय से पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये पॉलिटी का चैप्टर 2 से सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। चैप्टर 2 का नाम है दोस्तों संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस चैप्टर से तकरीबन 150 प्रश्न पूछे गए हैं। वो 150 प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप इस 150 प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे तो विभिन्न कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पढ़ना। तो देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है दोस्तों, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें विचार करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों शब्दों पे। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। इसको कह रहा है कि देखिए दोस्तों, ये प्रश्न उठाया गया है हमारे संविधान के प्रस्तावना से। आपको डिसाइड ये करना है कि ये जो शब्द लिए गए हैं वो, ये जो शब्द हैं ये हमारे प्रस्तावना में किस ऑर्डर में, पहले कौन सा शब्द आया फिर बाद में कौन सा शब्द आया। तो देखिए दोस्तों, हमारे प्रस्तावना का शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले शब्द आया है प्रभुत्व संपन्न। देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक जो शब्द होता है उसका मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसलिए 1 नंबर पे दोस्तों आ जाएगा सार्वभौमिक। ठीक है, दूसरा शब्द आता है दोस्तों समाजवादी। तो देखिए समाजवादी कहाँ लिखा है, यहाँ पे है। तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरा नंबर पे दोस्तों ये हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आया है पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही बात होता है दोस्तों, इसलिए तीसरा नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक कहिए या प्रजातांत्रिक कहिए, एक ही बात है। तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, यानी पहले नंबर पे कौन सा आएगा, इसको इस ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर आ जाएगा, 3 1 4 2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रावधान के अंदर भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आया था दोस्तों 1976 में। ठीक है, 1976। 76 आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि 76 में आया। देखिए 4+2, ट्रिक है, 4+2 = 6, यानी वैसे ईयर जिसके लास्ट में 6 आ रहा हो। आपको 1970 75 तो याद ही रहता है, तो यदि जिसके लास्ट में 6 आ जाए जोड़ करके तो याद रखिएगा कि वो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या क्या दे रहा है, समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न दे रहा है और 4 शब्द दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। आइए
चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता का है? नहीं। गणतंत्र का अर्थात सभी मामलों का अंतिम अधिकार जनता के पास इतना नहीं हो, इतना सुटेबल नहीं है ये। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में संसदीय शासन है, लेकिन गणतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि संसदीय शासन है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए, गणतंत्र का मतलब जनता का शासन, यहाँ का राजा कौन बनेगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है, अर्थात ये वंशानुगत नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के आमुख उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुनाया, उसमें आप देखिएगा कौन कौन सा शब्द आया है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब हो रहा है कि यहाँ संविधान, अपना जो संविधान है उसका प्रस्तावना शुरू हो जा रहा है हम भारत के लोक के शब्द से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, आइए सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान में के अंग नहीं थे। कौन सा सही कह रहा है दोस्तों? तो ये बात सही है कि ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं 42वां संविधान संशोधन 1946 में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। ठीक है, इसलिए सही जवाब इसका दोस्तों ए हो जाएगा कि ये अंग नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है। उक्त शब्द 1977 में जोड़े गए? नहीं, 1976 में जोड़े गए। उक्त शब्द 1950 में? नहीं, 1976 में जोड़े गए। उक्त शब्द प्रस्तावना का अंग नहीं है? नहीं, प्रस्तावना का अंग है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है दोस्तों अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा इसका सही। आइए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए टूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न यही है दोस्तों, आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। ठीक है, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतत्वगत उद्देशिका बनी। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही उद्देशिका बनी, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। हाँ, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रविष्टि प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है, विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है, ये गलत है दोस्तों, ये रद्द कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 की यह संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 26/11/1950 को संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य तो शब्द थे, पर धर्मनिरपेक्ष ये सब शब्द नहीं था। लोकतांत्रिक वगैरह शब्द था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। समाजवादी तो 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इसलिए आंसर सी सही होगा। आइए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत है दोस्तों। ये संविधान में सामाजिक समानता इसमें शामिल है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, नहीं, देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान नहीं थी। बहुत लोग गरीब थे, बहुत अमीर थे, छुआछूत भी था। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अब बताना होगा कि
समानता किस अनुच्छेद में दोस्तों, आप ये कमेंट करके बताइएगा हमको। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? भारत के संदर्भ में भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारतीय संविधान ने भारत का कोई अपना फिक्स धर्म नहीं बनाया है, ठीक है। इसलिए भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो देखिए दोस्तों, बंधुत्व था, संप्रभुता था, अखंडता था, अखंडता नहीं था। 1975 के संविधान में अखंडता नहीं था दोस्तों। बंधुत्व था, ये भी था, समानता, अवसर की समानता की बात तो करते ही थे, अखंडता की बात नहीं करते थे। इसलिए 13 का आंसर 13 का दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में कौन से शब्द नहीं है? तो देखिए दोस्तों, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी। नहीं कह रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लोक कल्याण शब्द नहीं है। आइए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये 3-4 यहाँ पे केस का नाम दिया हुआ है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आइए 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए, संसदात्मक सरकार है और अध्यक्षात्मक सरकार यहाँ नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विशेषता नहीं कह रहा है, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों राज्य का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य का महत्वपूर्ण तत्व ध्वज है, ध्वज राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, राजधानी राज्य का होता है, संप्रभुता होता है, शासनाध्यक्ष महत्वपूर्ण तत्व नहीं है दोस्तों। शासनाध्यक्ष महत्वपूर्ण तत्व आप ये हो सकता है, लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण तत्व कह रहा है दोस्तों कि इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी राज्य का ध्वज तो महत्वपूर्ण है, जैसे भारत का तिरंगा झंडा अपने आप में महत्व है, भारत की राजधानी दिल्ली भी महत्व रखती है, लेकिन यदि भारत संप्रभु राष्ट्र न हो तो फिर झंडा का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सही जवाब होगा दोस्तों इसका संप्रभुता। इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संप्रभुता को दिया जाएगा, ठीक है, ये संप्रभुता सही होगा। आइए, मेरा भी दिमाग थोड़ा घूम गया था दोस्तों कि इसमें आंसर कहीं क्या सही होगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, संप्रभुता यदि नहीं हो तो फिर देश ही नहीं है, फिर उसका तो कोई भी आकर झंडा बदल के चला जाएगा। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न ये है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? देखिए, सुशासन का विशेषता है जवाबदेही है, उसकी विशेषता जवाबदेही सरकार होती है, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी भी होती है, कानून का नियम होता है, लाल फीताशाही दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाल फीताशाही, डी, ठीक है, विशेषता नहीं है। आइए 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कौन करता है? तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आइए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार के अध्याय में? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में? नहीं। एकला देखिए दोस्तों, सिर्फ मूल अधिकार में ही नहीं है, राजनीतिक निर्देशक तो दोनों में है, इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मूल अधिकार राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है। आइए 21 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है नहीं किया गया है। ठीक है, तो विचार की स्वतंत्रता दोस्तों है। विचार की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है आप कमेंट करके बताएंगे। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आप बताएंगे दोस्तों। विश्वास की स्वतंत्रता है, हम किस धर्म में विश्वास की बात करते हैं। ठीक है, ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है। धर्मनिरपेक्ष है तभी तो विश्वास की स्वतंत्रता है, पर आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में दोस्तों नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए दोस्तों, फिर से घूम फिर के पिछला क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए इसमें कौन कौन से शब्द नहीं थे। इसमें कौन कौन से शब्द नहीं थे दोस्तों? तो देखिए पहला शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। आपको इस प्रश्न में वो शब्द को ढूंढ लीजिए जिसको आप अच्छे से जानते हैं। तो देख लीजिए कि 2 नंबर का जो लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष तो नहीं था, तो 100% बाद में आया है। ठीक है, इसलिए 2 तो कन्फर्म है कि नहीं था। और 2 ऑप्शन किस में देख लीजिए, देखिए 1 और 2, 3 ऑप्शन में, ए बी सी तीनों ऑप्शन में है। ठीक है, अब आगे छांटना है आपको। ठीक है, आगे छांटना है, तो आप कैसे छाटेंगे दोस्तों? फिर देखिए एक समाजवादी शब्द भी नहीं था। ठीक है, ये भी आपको याद होगा कि समाजवादी शब्द नहीं है, और अखंडता शब्द भी नहीं था। ठीक है, पर गणराज्य शब्द था। आप दूसरे तरीके से शब्द छाट सकते हैं। जो नहीं था आपको 100% आ जाए तो देख लेना कि किस ऑप्शन में नहीं है, और कौन सा शब्द था वो भी आपको तो देखिए यहाँ गणराज्य शब्द जो है दोस्तों, ये था, शुरुआत में भी था। तो देखिए 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें है, इसमें भी है। ये नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि आंसर सिर्फ एक ए हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन को छांटना सीखिए दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। संविधान में दिया गया आमुख आमुख कहते हैं दोस्तों प्रस्तावना को। ठीक है, किसी भाई को यदि दिक्कत हो रहा होगा कि आमुख का मतलब क्या होता है, तो आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब होता है आमुख। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों आप लोग। तो अब देखना कि प्रस्तावना में क्या क्या नहीं था। तो प्रस्तावना में दोस्तों चलिए देखते हैं क्या क्या नहीं था। नहीं, इसमें क्या है, तो न्यायालय में लागू नहीं होता है प्रस्तावना, तो हाँ प्रस्तावना में न्यायालय लागू नहीं होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि उसकी उपयोगिता है। हाँ, प्रस्तावना की बहुत उपयोगिता है। प्रस्तावना से पता चलता है भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है। हाँ, शासन क्यों किया जा रहा है ये भी उल्लेखित करता है। संविधान में कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। हाँ बिल्कुल करता है, इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, आइए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे कब? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, फिर वही क्वेश्चन घूम के आया है दोस्तों आपके पास। ठीक है, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किया गया अपने प्रस्तावना में? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया है दोस्तों। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आपको बताना है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, कमेंट करके आप बताइएगा दोस्तों इसका ये कब हुआ था। ठीक है, कमेंट करके बताना है दोस्तों इसका जवाब आपको।
आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है कहाँ से? सार्वभौमिकता से। ठीक है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया दोस्तों रशिया से। ठीक है, आइए 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। देखिए, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का दिया जाता है, ये क्या कहते हैं दोस्तों, भूल गए हम। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये मनोनीत सदस्य को अपॉइंट करने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए। आइए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो शून्यकाल दोस्तों ये देन है भारत की। ठीक है, इसलिए ए हो जाएगा सही। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? देखिए, भारत में है सिंगल, एक ही नागरिकता, और अमेरिका में है दोहरी नागरिकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। संविधान की 3 अनुसूचियां हैं। संविधान की 3 अनुसूचियां अमेरिका में है, ये आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों मुझे। नहीं, संविधान अमेरिका में 3 अनुसूची दोस्तों नहीं है वहाँ। ठीक है, संविधान न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी नहीं है दोस्तों। संविधान निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, हाँ ये है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका डी। आइए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये मिलान है और ये 2 पेज में चला गया दोस्तों। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, इसलिए बी का 5 हो जाएगा। संघ राज्य संबंधों को संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया देखिए 1 में है दोस्तों, इसलिए इसका 1 हो जाएगा मिलान। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया है कनाडा से, इसलिए इसका ये 2 इसका सही मिलान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा ऑप्शन में नीचे। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत ने संवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से उद्धृत की है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आइए फिर दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, विधि का शासन कहाँ से है? तो देखिए, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन है दोस्तों इंग्लैंड से। ठीक है, 1 तो इसमें मिलेगा 2। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान से, तो इसलिए है 3। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये तो मुझे भी नहीं पता है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया लिया गया है दोस्तों कनाडा से। ठीक है, इसलिए सी का 4 हो जाएगा दोस्तों, सी का 4 हो जाएगा। और ये विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा, इसलिए सही मिलान क्या हो जाएगा? विधि का शासन 2, 3। ठीक है, अब देखिए 1, 4, 3, 2 किसमें है? 1, 4, 3, 2 डी में है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आइए फिर अगला मिलान ही है दोस्तों, मिलान ही है। देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार आपको अभी तुरंत बताए थे दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है, इसलिए इसका मिलान सही हो जाएगा 2। ठीक है,
शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? शासन की संसदीय प्रणाली दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, इसलिए यूके इंग्लैंड को कहते हैं। बी का हो जाएगा 1। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया था, 4 में हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक था तो आयरलैंड से लिया गया था, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए डी का 3 किस में है? डी का 3 इसमें है, ये है। अब फिर सी का 4 किस में? सी का 4 इसमें है। फिर देखिए शासन की संसदीय प्रणाली 1 किस में है? तो इसमें है। फिर 2 किस में है? तो इसमें है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी। आइए अब अगला प्रश्न में चलते हैं। 35 नंबर, लोकहित मुकदमे की संकल्पना कहाँ से लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और यूएसए में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार संघीय प्रणाली की है, संघीय सरकार वहाँ है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की सरकार है, नहीं, ये गलत है। फ्रांस में सरकार संघीय प्रणाली की है, नहीं, संघीय वहाँ नहीं है। पाकिस्तान पर नियुक्तियाँ जनता द्वारा होती है, नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न किस बात की है? भिन्न इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। आइए 39 नंबर पे चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था दोस्तों कनाडा से लिया गया है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, बी से लिया गया है। आइए 41 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था दोस्तों एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, सत्तावादी सरकार नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। आइए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने के क्या कारण है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण दोस्तों यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, मतलब ये राज्य के लिए बना हुआ है और केंद्र के लिए भी बना हुआ है, इसलिए भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आइए 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा जी ऑस्टिन ने कहा है। जो जी ऑस्टिन कौन थे दोस्तों, किन्हीं को पता होगा तो कमेंट करके आप बताएंगे। आइए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। आइए 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? मूलभूत लक्षण क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, हाँ लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, ये भी है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, ये भी है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, एकीकृत शक्ति होती तो दोस्तों राज्य सरकार नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन से सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार नहीं है, हाँ राष्ट्रीय पद्धति की सरकार नहीं है, संघीय नीति की सरकार है, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि
भारत संविधान परिसंघीय है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। ठीक है, डी होगा इसका सही जवाब। आइए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? नहीं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों? अर्धसंघात्मक है कहने का मतलब है कि केंद्र का अपना राज्य है, मतलब संविधान में ही केंद्र के लिए है अलग व्यवस्था है और राज्य के लिए अलग व्यवस्था है, इसलिए कह सकते हैं संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक ना ही एकात्मक है। हाँ, ये भी सही है, ये ना पूरी तरह संघात्मक है ना पूरी तरह से एकात्मक ही है, ये भी सही है। लेकिन इससे इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, इससे इस स्टेटमेंट का कुछ मतलब निकलता है, न संघात्मक कर रहा है न एकात्मक कर रहा है, तो यार संघात्मक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 50 नंबर से फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए 49 नंबर पर प्रश्न कहता है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है? यहाँ भारत में न्यायिक समीक्षा के प्रणाली है पर ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। यही कहते हुए मैं अपना आज का सेशन समाप्त करता हूँ। चलिए धन्यवाद।